अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं श्वेता भट्टाचार्य आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। धान की फसल में कीट रोगों का नियंत्रण भाग 5। मौसम आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह। धान की फसल में कीट एवं रोगों के प्रबंधन की क्रमवार श्रृंखला में कल आपने धान में लगने वाले कीट और रोगों के नियंत्रण के लिए सस्य विधियों के बारे में जाना। आज हम आपको इनके प्रबंधन की विभिन्न विधियों के अंतर्गत यांत्रिक विधि के बारे में बताएंगे। पर्यावरण मित्रवत समेकित नाशी जीव प्रबंधन। यांत्रिकी विधि। अब आइए समेकित नाशी जीव प्रबंधन के दूसरे भाग यांत्रिक विधि पर जानकारी प्राप्त करते हैं। पौध रोपण के समय पौध के अग्रभाग की कटाई कर रोपाई करें। ऐसा करने से पौधे के अग्रभाग में रहने वाले तनाछेदक कीट के अंडे नष्ट हो जाते हैं। धान के केशवर्म व पत्ती लपेटक कीट के नियंत्रण के लिए कीटनाशक का छिड़काव करने से पहले फसल के ऊपर नारियल की रस्सी को खेतों के दोनों तरफ पकड़कर चलाएं। ऐसा करने से पत्ती के अंदर रहने वाले कीट बाहर आ जाते हैं या गिर जाते हैं। इसके बाद चिड़िया के खाने की वजह से और रासायनिक कीटनाशक दवा का छिड़काव करने से इस कीट से निजात मिल जाती है। पत्ती के ऊपर रहने वाले अंड समूह दिखाई देते ही इसे तोड़कर नष्ट कर दें। ऐसा करने से कीट की संख्या को प्रारंभिक अवस्था में कम कर सकते हैं। खेतों में 1-2 मीटर की ऊंचाई पर प्रकाश प्रपंच की व्यवस्था करके उसके नीचे कटोरे में थोड़ी मात्रा में मिट्टी का तेल या कीटनाशक मिलाकर पानी में रख दें। ऐसा करने से वयस्क कीट प्रकाश की ओर आकर्षित होकर पानी में गिरकर मर जाते हैं। विद्युत की उपलब्धता नहीं होने पर रात्रि में आग जलाने से कीट आग की तरफ आकर्षित होकर जलकर मर जाते हैं। धान की फसल में लगने वाला तना छेदक कीट के निरीक्षण तथा पता लगाने एवं प्रकोप की अधिकता को जानने के लिए जरूरी है कि फेरोमोन ट्रैप फसलों के ऊपर 1 फीट ऊंचाई पर 1 एकड़ के लिए 3 फेरोमोन ट्रैप लगाना चाहिए। इससे फेरोमोन से निकलने वाली गंध के कारण नर कीट आकर्षित होकर फंस जाता है। एक फेरोमोन में 32 से 35 वयस्क नर कीट प्रति सप्ताह फंसते हैं। तो समझ लें कि कीटनाशक दवा का छिड़काव करना जरूरी है। 8 फेरोमोन ट्रैप प्रति एकड़ लगाने से अधिकतम कीटों पर नियंत्रण किया जा सकता है। इसके कारण
रासायनिक दवा के इस्तेमाल में भी कमी कर सकते हैं। पुष्पन अवस्था तक 5 से 6 प्रति एकड़ पक्षी आश्रय स्थल देने से पक्षी उस पर बैठकर फसल को नष्ट करने वाले कीटों का भक्षण करते हैं, लेकिन पुष्पन अवस्था के बाद दाना बनते समय इस पक्षी आश्रय स्थल को हटा देना चाहिए। जैविक नियंत्रण। एक जीव का प्रयोग करके दूसरे जीवों का नियंत्रण करना जैविक नियंत्रण कहलाता है। दूसरे फसलों से तुलना की जाए तो धान में जैव वातावरण, जैव कीट ज्यादा संख्या में रहते हैं, जो हानिकारक कीट को खाकर किसानों को मदद करते हैं। इसका मतलब प्रकृति समतुल्यता से सुरक्षा हो जाती है। समेकित नाशी जीव प्रबंधन में हमारा उद्देश्य एवं लक्ष्य भी यही है। जियो और जीने दो, यह सिद्धांत पौध संरक्षण का प्राण है। अंधाधुंध और अत्यधिक मात्रा में रासायनिक दवाओं के छिड़काव से कीट के साथ साथ जैव कीट भी मर जाते हैं। इसीलिए रोग कीट के प्रकोप को ध्यान में रखना जरूरी है। इसके लिए सप्ताह में एक बार खेतों में जाकर प्रति एकड़ प्रत्येक 5 अलग अलग स्थानों पर 25 झुंड निरीक्षण करके हानिकारक कीट को एवं हानिकारक कीट को खाने वाले मित्र कीट की संख्या को गिनती करें। हानिकारक कीट 2 भाग तथा मित्र कीट 1 भाग रहे तो फसल पर अधिक आर्थिक क्षति नहीं होती है। धान की फसल में हानिकारक कीट को नियंत्रण करने वाला प्राकृतिक शत्रु है मकड़ी, लेडी बर्ड बिट्टल, ड्रैगन मक्खी, मिरीड बग, गुलाबी कीट। केवल इतना ही नहीं, ब्रैकेन, ट्राइकोज्योरी टेलिनोमस जैसा जीव हानिकारक कीट अंडा अवस्था को खाकर किसानों की मदद करता है। प्रयोगशाला में तैयार किए गए बायो कीटनाशी या बायो एजेंट का प्रयोग करें। कुछ क्षेत्रों में धान का तना छेदक कीट, पत्ती मोड़क कीट के अंडों के परजीवी ट्राइकोग्रामा 5 से 6 बार 1 लाख रॉड प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 15 से 20 दिन रोपाई उपरांत के 15 दिन अंतराल पर प्रयोग करें। भूरा सफेद एवं हरा पुदका कीट के नियंत्रण हेतु मिरीड बग एवं मकड़ी, विशेषकर लाइकोसा प्रजाति 3 मकड़ी प्रति पुंज से पूर्ण नियंत्रण की संभावना रहती है। पौधी रोपण के 30 दिन तक रासायनिक दवा का अत्यधिक मात्रा में छिड़काव नहीं करें। रासायनिक दवा छिड़काव करने से पहले नीम आधारित दवा का छिड़काव करें, तो नीम गंध के कारण कीट खेतों से दूर भागते हैं तथा फसलों पर अंडे नहीं दे पाते हैं। इसके लिए नीम तेल 3 से 5 मिलीलीटर को थोड़ा साबुन के घोल में मिलाकर प्रति लीटर पानी का फसलों पर छिड़काव करें। समेकित नाशी जीव प्रबंधन में आखिरी विकल्प रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग। सभी विधियों का प्रयोग करने के बाद ही अंतिम अस्त्र है रासायनिक कीटनाशक दवा का प्रयोग। वह भी कीट की आक्रामकता को समझने के बाद आर्थिक क्षति स्तर को पार कर जाए तो कौन कौन से कीट का आर्थिक क्षति स्तर कितना है तथा कौन कौन सी रासायनिक दवा का प्रयोग करना है, इसके बारे में अभी देखेंगे।
तरह क्षति स्तर के नीचे कीट एवं रोग का प्रकोप रहता है तो रासायनिक दवाओं का छिड़काव जरूरी नहीं है। केवल यदि क्षति स्तर से ऊपर कीट रोग आ जाए तभी रासायनिक दवा का छिड़काव करना है। फसल की अवस्था की वजह से कौन कौन से कीटनाशक रोग कीट के ऊपर प्रभाव डालते हैं, अब हम इसकी जानकारी लेते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। मौसम आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। मौसम के अनुसार प्रबंधनों पर टिकी है आपकी खेतीबाड़ी, इसलिए मौसम पूर्वानुमान और उस पर आधारित साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। भारत मौसम विभाग, ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची तथा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि धान की फसल से खरपतवार निकालकर प्रति हेक्टेयर 20 किलोग्राम नत्रजन का उपरिवेशन करना लाभकारी रहेगा। धान की फसल में तनाछेदक तथा पत्ती लपेटक कीट के प्रकोप से बचाव हेतु काटाप हाइड्रोक्लोराइड दानेदार दवा का 10 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से यूरिया में मिलाकर व्यवहार करें। धान की खड़ी फसल में कहीं कहीं खैरा बीमारी दिखाई पड़ने पर खेतों में जिंक सल्फेट 5 किलोग्राम तथा 2.5 किलोग्राम बुझा हुआ चूना का 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 हेक्टेयर में आसमान साफ रहने पर छिड़काव करें। सितंबर अरहर की बुआई शुरू कर दें। इसके लिए पूसा 9 तथा शरद प्रभेद अनुशंसित है। प्याज का पौध जो कि 45 से 50 दिनों का हो गया हो, तैयार उथली क्यारी में पंक्ति से पंक्ति की दूरी 15 सेंटीमीटर, पौध से पौध की दूरी 10 सेंटीमीटर पर रोपाई करें। वातावरण में नमी बढ़ने से भंडार गृह में रखे अनाज में कीटों द्वारा हानि हो सकती है, अतः भंडारित अनाज की जांच कर लें। कीट का प्रकोप दिखने पर अनाज को अच्छी तरह धूप में सुखाकर पुनः भंडारित कर लें। धनबाल निकलने की अवस्था में जो मक्का की फसल आ गई हो, उनमें 30 किलोग्राम नत्रजन प्रति हेक्टेयर की दर से उपरिवेशन करें। फूल गोभी की फसल में पत्ती खाने वाले कीट की रोकथाम हेतु स्पाइनोसेट दवा 1 मिलीलीटर प्रति 4 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। इस मौसम की खड़ी फसल में लाही, सफेद मक्खी व चूसक कीटों का आक्रमण हो सकता है। बचाव के लिए इमिडाक्लोप्रिड की 1 मिलीलीटर मात्रा का 3 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। लतर वाली सब्जियों जैसे नेनुआ, करेला, लौकी, खीरा में लाल भिरिंग कीट से बचाव हेतु डाइक्लोरोवास 76 EC की 1 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। बरसात के मौसम में दुधारू पशुओं को हरे चारे के साथ साथ सूखा चारा 50/50 के अनुपात में खिलाएं तथा 20 से 30 ग्राम खनिज मिश्रण व नमक प्रतिदिन दें। मशरूम उत्पादक ऑयस्टर मशरूम की सीजर काजू प्रजाति की बिजाई करें। दूधिया मशरूम में यदि कवक जाल पूरी तरह से फैल गया हो तो चिकनी मिट्टी 2 भाग एवं बालू 1 भाग मिलाकर उपचारित करने के बाद केसिंग करें। हल्दी, अदरक और सूरण की फसल में झमाझम हो रही वर्षा के जल को अच्छी तरह से बहाव कर दें एवं जल को किसी भी हालत में जमा न होने दें। हल्दी एवं अदरक में खरपतवार निकालकर मिट्टी चढ़ाते समय 28 किलोग्राम यूरिया एवं पोटास 34 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से डालें। ओल में पौधे के तनों के चारों तरफ 3-4 ग्राम यूरिया एवं 4 ग्राम MOP प्रति गड्ढा डालकर मिट्टी चढ़ा दें। ध्यान रहे कि उर्वरकों का सीधा संपर्क पौधों के तने से न हो। गर्भवती बकरियों एवं नवजात शिशुओं को सांद्रित भोजन एवं पेड़ों की पत्तियां दें। कृषि कार्य में उपयोग होने वाले बैलों को भी सांद्रित एवं उच्च ऊर्जा स्रोत वाले भोजन दें। अभी के मौसम में जानवरों को रहने वाले स्थान को स्वच्छ, साफ सुथरा एवं जमीन सूखा रखें। खासकर नवजात शिशुओं में न्यूमोनिया होने की प्रबल संभावना इस समय होती है। तो किसान भाइयों, यह था इस सप्ताह के मौसम का मिजाज। अगले सप्ताह मौसम की नई जानकारियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे।
आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और कमर्शियल ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। आइए झारखंड की सैर पर चलते हैं। खूबसूरती, प्राकृतिक संपदा और विकास की अपार संभावनाएं हैं यहाँ। पर उन्नति की राह पर ये कैसे गति अवरोधक हैं? खोजेंगे इन्हें, निकालेंगे हल। जोहार झारखंड में। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से एक या दो महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है डाल्टनगंज के श्याम सुंदर दास ने। आपने वर्मी कंपोस्ट की देखरेख पर जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जैसे सबसे पहले हमें जो है वर्मी कंपोस्ट का कार्य ऐसे स्थान पर करना चाहिए जैसे कि जहाँ पर छाया हो और पानी ना रुके। उसके बाद हम जमीन ऊंची करके जो है फिर बेड बनाते हैं। बेड बना के जो है केंचुआ नीचे ना जाए, उसके लिए या तो बेड पक्की कर दें, नहीं तो उसके लिए पॉलीथीन डाल दें, जिससे केंचुआ जो है वो जब बेड का भोजन खत्म हो जाए केंचुआ धरती में प्रवेश ना करे। दूसरा जो गोबर है वो हमारा 15 दिन से पहले और 30 दिन से बाद का नहीं होना चाहिए। उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो ताजा गोबर होता है उसमें बदबू भी ज्यादा होती है और गर्माहट भी ज्यादा होती है। तो 10-15 दिन बाद में उसको इकट्ठा करके पानी डाल के 3-4 काट लगा देंगे, तो उससे उसकी जो विषैली गैसेज हैं वो बाहर हो जाएंगे और उसका टेम्परेचर जो है मेंटेन हो जाएगा। उससे बाद उसको आप बेड में डाल दीजिए और बेड में डालने के बाद उसके ऊपर आप केंचुए छोड़ दीजिए, जिससे कि आपको जो है अच्छी मेहनत अगर हम गोबर के साथ में करते हैं तो केंचुओं का अच्छा भोजन मिलता है और वर्मी कंपोस्ट भी अच्छी हमें प्राप्त होती है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि बरसात के दिनों में वर्मी कंपोस्ट का कैसे मैनेजमेंट किया जाए जिससे कि केंचुओं को हानि ना हो और हमारा उत्पादन बना रहे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हमें ये देखना है कि जहां हम वर्मी कंपोस्ट का काम कर रहे हैं वहां पर जो पानी बरसात का होता है वो ना रुके, जिससे कि बरसात का पानी बेड़ों में अगर जाएगा तो केंचुआ, तो उसमें क्या होगा कि केंचुआ कुछ टाइम तो बना रहेगा, साइड में पड़ा रहेगा, लेकिन जब उसको भूख लगेगी और ज्यादा पानी का टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा तो वो केंचुआ जो है मर जाएगा। हमें केंचुओं से लेबर के रूप में काम कराना है, तो उसके लिए जरूरी है कि समान मात्रा में नमी जो है बेड में बनी रहे, जिससे केंचुआ चारों तरफ जाके केंचुए गोबर को खाता रहे और उसे वर्मी कंपोस्ट में तब्दील करता रहे। दूसरा हमें ये देखना है कि बेड में हाथ डाल के देखना है कि बेड में गर्माहट है या नहीं है। तो अगर बेड गर्म है तो हम उसको थोड़ा सा बोरिया उतार के उस पर पानी डाल देंगे, जिससे कि उसमें नमी जो है वो बरकरार रहे, और उसके बाद बोरिया दोबारा से उसके ऊपर ढक देंगे। दूसरा हमें ये ध्यान रखना है कि बेड के ऊपर जो तैयार खाद है वो हमारा ज्यादा ना हो पाए, जिससे अगर तैयार खाद हमारा ज्यादा बेड के ऊपर होगा तो उसमें गर्माहट ज्यादा बनेगा। इसलिए हमें टाइम टाइम पे देखना है कि बेड के ऊपर जो है वो खाद ज्यादा ना बने, तो उसमें अपना हाथ से निकरोल के हाथ निकाल के बेड में और हम जो है उसको इकट्ठा करके और जहाँ पे हमें छानना है वहां डाल लेते हैं, जिससे कि बेड गर्म होने से हमारा बचे रहे। अच्छा, वर्मी कंपोस्ट का किसान भाइयों अगर कॉमर्शियल स्तर पे हम काम कर रहे हैं तो उसके लिए शेड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि बरसात के दिनों में अगर शेड हमारे वर्मी कंपोस्ट कार्यस्थल के ऊपर नहीं होगा तो जो तैयार खाद है उसके ऊपर जैसे ही बारिश होगी तो हमारा जो तैयार खाद है वो गीला हो जाएगा। गीला होने के बाद उस पे से खाद नहीं उतरेगा, जिससे हमारा प्रोडक्शन चोक हो जाएगा, और अगर हमारा प्रोडक्शन उत्पादन जो है वो कम हुआ तो हमारी आमदनी जो है वो कम होती चली जाएगी। इसलिए हमें ध्यान रखना है, चाहे वो शेड कच्चा हो चाहे वो शेड पक्का हो, जैसा भी हमारे हिसाब से बनता है बना के और उसके ऊपर जो है शेड
होना जरूरी है, जिससे हमारा उत्पादन जो है वो बरकरार रहे और उत्पादन में हमारे कोई कमी ना आए। अगर हमारे पास में शेड है तो जो टेम्परेचर है, हमारा तापमान है, वो बेडों का भी मेंटेन रहेगा, बना रहेगा और उसमें ज्यादा पानी डालने की आवश्यकता नहीं होगी और जो केंचुए हैं वो भी अपना उत्पादन बरकरार करते रहेंगे। किसान भाइयों, अब मेन बात आती है कि वर्मी कंपोस्ट को हम लोग कैसे बेड पे से उतारें। उसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि बेड को जो है, जो बेड है उसकी बराबर में हमने गोबर डाल दिया और गोबर डालने पे होगा क्या कि जो केंचुआ है उस गोबर से दूसरे ताजा गोबर है उसमें चला जाएगा और जो साइड वाला है उसको उठा के हम जो है फिर छान सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आपने केंचुआ जो है बेड के ऊपर डाल रखा है और केंचुआ जो है वो धीरे धीरे ऊपर से खाता हुआ नीचे को चलेगा, तो जो ऊपर की लेयर हमको बेड से ही लग जाता है कि ये तैयार हो गई है, तो उसमें हम इस तरीके से खाद निकाल देते हैं। उससे क्या होता है कि केंचुआ जो है फोटो सेंसिटिव है, 2 मिनट के अंदर जो है, जैसे बेड के किनारे से हमने हाथ निकालना शुरू किया तो दूसरे किनारे पे हम पहुंच गए, जितना हम दूसरे किनारे पे पहुंचते हैं उतनी देर में ही केंचुआ जो है वो नीचे चला जाएगा। फिर हम कोई फट्टी लेके, लकड़ी की फट्टी लेके या हाथ से ही उसको इकट्ठा कर लेते हैं और इकट्ठा करके जहां हमारी चलनी है, यानी कि झड़ना है हमारा, जिससे खाद झाड़ना है, वहां इकट्ठा कर लेते हैं। अगर खाद थोड़ा बहुत गीला है तो उसको हम जो है वहीं पे फैला के और उसको सुखा लेते हैं और फिर उसको फिल्टर कर लेते हैं। हाँ, तो किसान भाइयों, अगर छोटी छोटी वर्मी कंपोस्ट के बारे में हम लोग ये बातें ध्यान में रखते हैं तो वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन भी अच्छा होता है। अगर उत्पादन अच्छा होता है तो हमारी आमदनी भी अच्छी होती है। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। धान की फसल में कीट और रोगों का नियंत्रण भाग 6, बरसात के मौसम में लेयर मुर्गियों की देखरेख और प्रबंधन। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझाव के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर दाता ईटीवी बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है annadatabihar@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010845999 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी वक्त आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। नमस्कार।